जो तालिबान की रिजीम है, जिसको अपने आप वो हुकूमत कहते हैं, वो बुरी हुकूमत, वो एक गोरिल्ला तंजीम थी जिनको मिल गया इक़्तिदार। ये बंदा आजकल बड़ा ट्रेंड में है। जहाँ आप देखो ट्विटर के ऊपर लोग उसके वो काले ग्लासेस वाली तस्वीर और पगड़ी वाली तस्वीरें डालते हैं, वो जो पहाड़ में कहीं बैठा हुआ होता है। इस आदमी की क्या स्ट्रेंथ है कि ही इज़ अनेबल टू बी डिफीटेड। 2-3 किताबें भी लिखी है इनकलाब मसूद के नाम के साथ। अच्छा, अगर आप वो किताबें देखेंगे तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक तरीके से स्ट्रेटजिस्ट भी है। इसने जितने भी ग्रुप्स थे, नाराज़ ग्रुप थे, उनको शामिल किया। लश्कर जंगवी के जो नाराज़ जो लोग थे उनको शामिल किया, क्योंकि ये बहुत एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी जमहूरियत है, तो ये सियासी जमातों को भी टारगेट करते हैं। तो ये उनके मेन जो बेसिकली टारगेट्स है पाकिस्तान में। तो ये फिर ठीक समझते किसको हैं? इन्होंने बड़ी तनकीद की थी अपनी सलफी कम्युनिटी की तंजीमों पे। ये चीन को टारगेट करते हैं अपने प्रोपेगेंडा में। रूस में इन्होंने हमला किया, ईरान में किया। अभी कोई रिसेंटली इन्होंने कुछ किया हो, आपकी नज़र से गुजरा हो? आपने जैसे अभी बताया ये भी आखिरी अटैक जो हुआ था, ये इस्लामाबाद में जो अभी इमाम बारगाह में, वो भी दाइश ने क्लेम किया था उसको। देखिए खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, ख्वाजा आसिफ की ट्वीट्स देखे वो एक्सेप्ट कर रहा होता है कि भाई मतलब हमने गलतियां की है। फिर तालिबान आए, फिर अमेरिका आया, अब दोबारा तालिबान वापस आए 20 साल बाद। एक हफ्ते बाद हमने ऑपरेशन अनाउंस किया ज़रब-ए-अज़ब जून 2014 में। उसके रिएक्शन में फिर APS का वाक़या हुआ, जिसके अंदर TTP के तो 150 बच्चे और टीचर्स शहीद हुए हैं। जो TTP के जो बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं, वो बेसिकली अमेरिकी ड्रोन ने मारे। आखिरी कमांडर जो मारा गया था चीफ, वो था फजलुल्लाह, वो भी अमेरिकी ड्रोन में मारा गया। जो अलकायदा से वाबस्ता थे, अल-शरा, वो जैसे भी थे, उन्होंने फिर भी कुछ चीज़ें बना दी, ट्रम्प से मुलाकात की, अपने आप को इंगेज किया दुनिया भर के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। और हमारे नॉर्दर्न पॉडकास्ट के सीज़न 2 में आज हमारा पहला एपिसोड है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गेस्ट ज़िया भाई, ज़िया रहमान, जो कि हम इनको चलता फिरता विकीपीडिया ऑफ मिलिटेंसी से भी जानते हैं कि ये मिलिटेंसी के ऊपर इनकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। ज़िया भाई, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। थैंक यू। कुछ ज़्यादा हो गया वैसे आपका तारुफ ऐसा। और इनके बारे में एक और अच्छी बात है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है थोड़ी सीरियस नौयत का है आज, मगर जानेंगे इनसे। ज़िया भाई कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं? आजकल किस स्टोरी पे, किस चीज़ पे काम चल रहा है? तो आजकल जैसे आपको पता है कि जो हमारा रीजन है, एक तरफ हमारा जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और साथ ही साथ जो अमेरिका और इसराइल के हमले हो रहे हैं ईरान पे, तो पाकिस्तान एज अ नेबर दोनों रीजन के, तो आजकल वही चल रहा है कि उससे क्या हम पे इफेक्ट पड़ रहे हैं दोनों कन्फ्लिक्ट के। सही है। सो लेट्स डिस्कस अफगानिस्तान फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू ईरान। तो अफगानिस्तान में अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम सतही लेवल पे डिस्कस करें, तो क्या कोर इश्यूज़ हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर हम तराजू में देखें तो कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, कौन सी पार्टी ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं है, या कौन उस पे है? लाइक अगर आप थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में थोड़ा सा डिबंक करें इसको। देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और उसको आप समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। ये सारा डिपेंड करता है हमारी जो पाकिस्तान की अपनी जो पॉलिसी थी, अफ़गान पॉलिसी, उस पर डिपेंड करता है। हमने 20 साल अफ़गान तालिबान को किसी हद तक सपोर्ट किया कि जब ये आएंगे काबुल में, चूँकि हम समझते थे, पाकिस्तान समझता था कि जो और हुकूमतें होती हैं, जमहूरी हुकूमतें, वो कुछ ज़्यादा ही इंडिया के नज़दीक है। तो जिसको हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, उसके तहत हमने ये पॉलिसी अपनाई कि ये अगर आएंगे तो जो हमारा राइवल है, पाकिस्तान का राइवल है इंडिया, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो बड़ी एक्सपेक्टेशन थी हमारी। जब अगस्त 2021 में तालिबान आए, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भाई इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, और जो आजकल के डिफेंस मिनिस्टर है उनकी भी एक आयत इस तरह की, खुदा का मतलब खुदा हमारा है। सब इसके साथ साथ शेख रशीद का बयान आया था कि आज के बाद तो हमसे नहीं एक वो शुरू होगा, पॉलिटिकल ऑर्डर शुरू होगा। तो ये बेसिकली सारी जो थी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, और वो एक्सपेक्टेशन, वो जो हमारी थी उम्मीदें हैं, वो जल्दी गलत साबित हुई। बजाय कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर था वो सेव होता, और जो तालिबान का मसला है TTP का वो हल होता, वो मज़ीद गंभीर हो गया। यहाँ मेरे ख्याल में हमने समझने की ये कोशिश नहीं की कि एक होती है आपका अलायंस होता है जो जिहादी वर्ल्ड में, अगर आपने उनकी सपोर्ट की 20 साल, तो वो बड़ा टेम्पररी और ट्रांजिशनल था, वो सही है। लेकिन जो उनका TTP से ताल्लुक़ है वो डिफरेंट है, वो नज़र आती है। और आज भी देखिए, जो 2 दिन पहले तुर्क न्यूज़ पर जो इंटरव्यू आया था मुल्ला याकूब का, उसके अंदर वो क्लियर कहता है कि उससे पूछा कि आप क्या करेंगे, कि आप इस्लामाबाद के दबाव पर एक्शन लेंगे TTP के ख़िलाफ़, तो उसने क्लियर कहा कि हम लोग नज़रियाती मतलब साथी है। तो मेरे ख्याल में सारा मसला शुरू हुआ हमारी अपनी ही जो हमारी उम्मीदें थी
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे वो हुई नहीं। और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का राइज हुआ 2021 से लेकर अब तक। बड़े बड़े खुदकुश हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे। तो पाकिस्तान भी एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। उन्होंने डायलॉग भी किए, उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, डिफेंस मिनिस्टर को भेजा, बातचीत भी की, नहीं हुआ। काफ़ी मुल्कों को इन्वॉल्व किया, कतर को इन्वॉल्व किया, सऊदी अरबिया इन्वॉल्व हुआ, तुर्की इन्वॉल्व हुआ, फिर भी नहीं हुआ। अफगान माजरीन को निकाला इन्होंने इस बहाने के उन पर दबाव पड़ेगा ताकि मसला हल हो जाए। ट्रेड सख्त किया और फिर आखिरी फाइनली एयर स्ट्राइक भी शुरू कर दी। सही, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो जैसे कुछ दिन पहले भी कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि नाउ वी आर एट वॉर विद अफगानिस्तान। तो हम देख रहे हैं कि अब वो कहानी बहुत सीरियस है। एयर स्ट्राइक्स किए काबुल में और कंदहार में, डीप इनसाइड अफगानिस्तान, और बगराम एयरबेस पे जो एक बड़ा प्राइज्ड इनके पास सिंबल था, क्योंकि जो अमेरिका की 20 साल की जंग थी वो उसी बगराम एयरबेस से चल रही थी। अब देखते क्या हो रहा है। अभी भी बॉर्डर पे हालात बड़े ख़राब है दोनों साइड पे, लेकिन मसला हल होता नज़र नहीं आ रहा। सही। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कहाँ कौन सी गलतियाँ की जिस पे इन्होंने, क्योंकि ये तो ये समझ रहे थे कि हमारे सगे तालिबान, पाकिस्तानी रियासत या जिसकी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके इदारे, इनको लगा कि हमारे सगे हैं। और ये इनके आने के बाद, क्योंकि अगर हम देखें जमहूर जब था वहाँ पे अशरफ गनी था या उससे पहली जो गवर्नमेंट्स थी, इनको लगता था कि रॉ के कहने पे और ये मतलब हमारे उनके साथ इन्होंने वो रिलेशंस नहीं रखे, बस इनको था कि हमारे फेवर में यही आएंगे, वो नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या है यहाँ पे, इन्होंने क्या गलतियाँ की पाकिस्तान ने? देखिए, खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट्स देखें, वो एक्सेप्ट कर रहा होता है कि भाई मतलब हमने गलतियाँ की है। लेकिन आप जब इनसे बात करते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक नेशनल इंटरेस्ट भी एक चीज़ होती है। आप अपने नेबर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब पहले रूस आया, बड़ा चेंज आया, उस रूस के चक्कर में पूरा वेस्ट आया, अमेरिका, सऊदी अरब सब आए, फिर रूस निकला, फिर मुजाहिदीन ग्रुप बने, आपस में लड़ रहे थे, फिर तालिबान आए, फिर अमेरिका आया, अब दोबारा तालिबान वापस आए 20 साल बाद। तो इस सारे अमल में आपका इतना बड़ा बॉर्डर है, आपके क्रॉस बॉर्डर इतने ताल्लुकात हैं कम्युनिटीज़ के, तो आप अपना नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इस एरिया में इंटरफेरेंस किए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा। तो ये जो जस्टिफाई करते हैं अपने इस अमल को, वो ये कहते हैं कि वी कैन नॉट, मतलब जब आपकी राइवलरी भी बहुत ज़्यादा हो, एक तरफ ईरान है, इंडिया है, सही है ना, तो इनका ये कहना है कि हमने इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व किया कि कोई और ना इन्वॉल्व हो जाए। तो सही, इनके जो अपनी टर्मिनोलॉजी है अपने जो उसमें सही है। लेकिन बात ये कि अब इनको अंदाज़ा हुआ और भी मान भी रहे हैं कि भाई हमसे बड़ी गलतियाँ हुई। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल। मज़हब, रंग, नस्ल नहीं होता, इंटरेस्ट देखा जाता है। सो आपको क्या लगता है कि अभी जो चैलेंजेस हैं, आप सिक्योरिटी चैलेंजेस तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे टीटीपी है, बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए क्या चैलेंज है, बीइंग रिसर्चर, आपके ख्याल में? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले मैं आता हूँ पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज क्या है। ठीक है। 2014 और आज को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2014 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ ज़रब अज़ब, तो हमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल गई थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त नया APS का वाक़या हुआ था, बल्कि ज़रब अज़ब शुरू हुआ था कराची एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था TTP और IMU का। व्हाट इज़ IMU? इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। अच्छा, जो मिलिटेंट थे दोनों ने क्लेम किया था ज्वाइंटली। ठीक है। ये हुआ था जून में। एक हफ्ते बाद हमने ऑपरेशन अनाउंस किया ज़रब अज़ब, जून 2014 में। उसके रिएक्शन में फिर APS का वाक़या हुआ, जिसके अंदर TTP के हाथों 150 बच्चे और टीचर्स शहीद हुए। तो उस वाक़ये के बाद वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उस वक्त भी इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहा था कुछ सीटों के लिए, लेकिन उस वाक़ये ने सबको यूनाइट कर दिया। तो आपकी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री, सिविल सोसाइटी, मीडिया, सब एक पेज पे थे। उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया था उस वक्त की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, ऑपरेशन को। तो हम देखते हैं कि उसके बाद काफ़ी असर पड़ा, TTP भी काफ़ी कमज़ोर हुई, हमने पुश किया उनको अफगानिस्तान की तरफ, और फिर वहाँ से लेकर 2019-20 तक काफ़ी हद तक टेररिज्म में कमी आई। आज मसला है कि आज पॉलिटिकल केओस है मुल्क में। वहाँ हुकूमत PTI की है या हुकूमत नून लीग की है, दोनों आपस में बैठते नहीं है। तो उस पॉलिटिकल केओस का बड़ा फ़ायदा उठा रही है TTP और तंजीमें। अच्छा। हम एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी तीरा में एक कंसेंसस हुआ कि ऑपरेशन करते हैं, लोग निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कि हमने नहीं बोला निकलो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही आपने कहा नहीं निकलो। तो देखो, एक ऑपरेशन के अंदर एक ज्वाइंटली कंसेंसस नहीं है बेसिकली, नंबर 1। तो एक वो बड़ा लेक कर रहा है।
नेशनल यूनिटी नहीं है, पॉलिटिकल केओस है। दूसरी बात ये कि उस वक्त अमेरिका था इस रीजन में। जो टीटीपी के जो बड़े बड़े कमांडर मारे गए हैं वो बेसिकली अमेरिकी ड्रोन ने मारे। अच्छा। आखिरी कमांडर जो मारा गया था चीफ, वो था फजलुल्ला, वो भी अमेरिकी ड्रोन में मारा गया। फिर जब ट्रंप आया तो उसने ड्रोन हमले बंद करवा दिए। सही। तो उस वक्त से लेकर आज तक जो आखिरी चीफ है नूर वली महसूद, वो अभी तक है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के जाने का नुकसान ये हुआ कि उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनके पास बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी थी, तो वो टीटीपी में कमज़ोर करने में बड़ा हाथ उन ड्रोन का था। आज वो हमारे पास है नहीं, अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान से, तो आज उन इंटेलिजेंस शेयरिंग या उन चीज़ों से महरूम हो गए। तीसरी बात ये थी कि जैसे भी थी अशरफ गनी की हुकूमत, उससे भी काफ़ी लोग पकड़े थे टीटीपी के और जेलों में डाले थे। वो जब तालिबान आए अगस्त 2021 में तो उन्होंने जेल तोड़े, तो उसके अंदर टीटीपी के काफ़ी सैकड़ों मिलिटेंट्स थे। सारे यही थे। फ़कीर मोहम्मद था उसमें, जो बाजोड़ का अमीर है, वो भी थे। तो आज वो कहानी चेंज हो गई। आज हमें मोर हॉस्टाइल तालिबान की शक्ल में गवर्नमेंट नजर आती है। वो लोग सही है। 3 चौथी ये थी कि उस वक्त हमें पता था कि टीटीपी की जो हाइड आउट्स है वो है नॉर्थ वजीरिस्तान में, तो ज़रब अज़ब का फोकस भी वही इलाके थे। आज वो स्कैटर हो गए। सही है। टाइम मिल गया उनको। उस वक्त टीटीपी के अंदर भी बड़े स्प्लिट आ गए थे, काफ़ी ग्रुप टूट गए थे। फिर नूर वली महसूद ने उसको बड़ा यूनाइट किया। आज अभी दोबारा भी हो गए, वो जो एक ग्रुप था जमातुल अहरार, वो दोबारा तकसीम हो गए। लेकिन उस वक्त का बड़ा फ़ायदा मिला पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बड़ा कमज़ोर किया। और 5वीं चीज़ थी मईशत। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए चाहिए पैसे। उस वक्त पाकिस्तान के जैसे भी थे माशी हालात तो अच्छे थे। आज उस तरह के हालात नहीं है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो ये 5 बुनियादी चीज़ें और भी हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ये थी। इसके साथ साथ अगर आप अफगानिस्तान की साइड पे देखें, जो तालिबान की रिजीम है, जिसको अपने आप वो हुकूमत कहते हैं, बुरी हुकूमत, उनका मसला ये कि बेसिकली वो एक गोरिल्ला तंजीम थी जिनको मिल गया इक़्तिदार। ठीक है। तो वो एक अब स्टेट की तरह रोल करी, लेकिन वो स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रही। सही है ना। शाम के अंदर भी देखते कि जो अलकायदा से वाबस्ता थे, अल-शरा, वो जैसे भी थे, उसने फिर भी कुछ चीज़ें बना दी। ट्रम्प से मुलाकात की, अपने आप को इंगेज किया दुनिया भर के साथ, डिप्लोमेसी की थोड़ी सी। मसला ये था कि ये बेसिकली टिपिकल जो चूँकि एथनिकली सब पश्तून ट्राइब्स हैं, तो टिपिकली देही सोच के दकीनूसी सोच रखने वाले एक मजहबी लोगों की तंजीम है, तहरीक है, जो अभी भी स्टेट को भी उसी तरह चला रहे हैं जिस तरह वो अपनी मूवमेंट चला रहे थे। आप देखिए कि कहाँ होते दुनिया भर में कि आप तालीम नहीं छोड़ रहे हैं ख़वातीन की। सही है। जब आप इनसे बात करते हैं काबुल में या कंधार में, जब मैं गया था 1-2 साल पहले, तो कहते हैं कि यार हमारी जो सपोर्ट बेस है, हमारा जो मिलिटेंट है, वो नहीं मान रहा। ठीक है। सही है। मतलब आपको इतना खौफ है अपने मिलिटेंट से, वो कह रहे हमने 20 साल से लड़ें कि ख़वातीन तालीम हासिल नहीं करेगी, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएगी। सही। यही मसला पर जो टीटीपी के मामले में इनका आर्गूमेंट ये है। अब तो खैर खुल के कह रहे हैं, लेकिन जब आप आर्गूमेंट करते हैं वो कहते हैं कि अगर हमने इस्लामाबाद के कहने पर एक्शन लिया टीटीपी के ख़िलाफ़, तो हमें बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारी जो अपनी तहरीक है, जिसके अंदर जो लड़ा हमारे लिए 20 साल, जो अपना जंगजू है, वो जंगजू कहेगा कि यार ये तो हमारा सपोर्ट की 20 साल हम साथ रहे, इनके आपस में रिश्तेदारियाँ है, ताल्लुक है, फिर नजरियाती ताल्लुक है, नजरियाती भी, कबायली। तो कह रहे कि एक तो हमारे अंदर भी स्प्रेड आ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि अगर हमने इन पे ज़्यादा फोर्स डाला तो ये दाइश खुरासान ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, जो हम पे ऑलरेडी अटैक कर रहा है। जो मेरे ख्याल में एक जस्टिफिकेशन में उसके अंदर काफ़ी हद तक सही भी है और सही नहीं भी है। अगर वो चाहे तो कर भी सकते हैं। अब जैसे दाइश खुरासान के खिलाफ जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। हाँ, लेकिन तालिबान का इसका मसला है कि ये खुद भी चूँकि तोसी पसंदी ग्रुप है। अब पहले हमें समझना होगा कि ये तंजीमें होती क्या है, जिहादी तंजीमें। जिहादी तंजीमें ये नहीं करती कि हम सिर्फ ये जो सो कॉल्ड शरिया इस्लाम जो लाएंगे वो अफगानिस्तान में लाएंगे। सही है। तो ये आपको समझना पड़ता है कि ये इनके लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है। सही है। अलकायदा लेड ये एक लोकल अलाइंस था इस रीजन में, इसमें अफगान तालिबान, टीटीपी, हाफिज गुल बहादुर, जो यूगर तंजीम है चीन की, ETIM, उज़्बेकिस्तान की IMU, ये बहुत सारे अरब्स सारे जो है ना एक उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। अगर आप UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट देखें तो बार बार कहती है, सबके नाम लेके कहती है कि भाई 6000 उसके, 8000 उसके हैं, और सबको अफगान तालिबान
फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरी बात ये कि यूएन भी कहता है कि भाई वो जो असला रह गया था अमेरिका का वो इनको दिया जा रहा है। सही है। तो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, इसके अंदर नीयत का बड़ा मसला होता है। जैसे मैंने आपको हवाला दिया मुल्ला याकूब के इंटरव्यू का, तो क्लियर ही कहते हैं कि मतलब हम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आपने जो नाम लिया मुफ्ती नूर वली महसूद का, ये बंदा आजकल बड़ा ट्रेंड में है। जहाँ आप देखो ट्विटर के ऊपर लोग उसके वो काले ग्लासेस वाली तस्वीरों पगड़ी वाली तस्वीरें डालते हैं, वो जो पहाड़ में कहीं बैठा हुआ होता है। इस आदमी की क्या स्ट्रेंथ है कि ही इज़ अनेबल टू बी डिफीटेड? देखिए स्ट्रेंथ तो कुछ नहीं है, लेकिन आप देखिए टीडीपी की जो अमीर रहे हैं बैतुल्ला महसूद जो फाउंडर था, सही, वली रहमान, हकीमुल्लाह महसूद, फजुल्ला और फिर मुफ्ती नूर वली महसूद। तो ठीक है, मेजोरिटी जो लीडरशिप रही है वो महसूद ट्राइब के पास रही है। सही है। और जो टीडीपी का जो बड़ा पार्ट है वो इन इलाके के लोगों से है। खुद मुफ्ती है, कराची के अंदर भी अमीर रहा 2 साल, और सनत कैंसिल हो गई है। वो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो बस इसकी लक ये थी कि बस चूंकि वो अमेरिकन ड्रोन ख़त्म हो गए, सही है, बच गया। 2-3 किताबें भी लिखी है इंकलाब महसूद के नाम के साथ। अच्छा, अगर आप वो किताबें देखेंगे तो उसके अंदर आपको अंदाज़ा होता है कि ये एक तरीके से स्ट्रेटजिस्ट भी है। अच्छा, इसने जितने भी ग्रुप्स थे, नाराज़ ग्रुप थे, उनको शामिल किया। लश्कर जंगवी के जो नाराज़ जो लोग थे उनको शामिल किया। So he's a अलकायदा के uniter 2 basically. एसोसिएट थे उनको शामिल किया। इससे खुद नहीं किया, इसके पीछे बेसिकली जो एक स्ट्रेटजी होती है, जब उनको अंदाज़ा हुआ अलकायदा को कि अमेरिका निकल रहा है खत्ते से, तो उस तरफ भी हमें एक यूनिफाइड फोर्स चाहिए। तो इन लोगों को इकट्ठा करने में सिर्फ नूर वली का किरदार नहीं है, पीछे अफगान तालिबान, अलकायदा वो सारे होते हैं। तो ये कि बस फ़िलहाल ये अमीर है और कराची के अंदर भी 2 साल ये अमीर रहा। अच्छा, लीड कर रहा था मीरान शाह से ही, लेकिन कराची की अमारत रही है इनके पास। सो अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान है, इनके अंदर ये भी कहा जाता है कि इनके अंदर 2 फैक्शंस हैं। एक प्रो पाकिस्तान है, और मे बी अगर प्रो पाकिस्तान एक सही वर्ड ना हो तो वो है जो कि पाकिस्तान की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड है, और एक फैक्शन वो है जो कि दे आर वेरी रेडिकल और दे आर टोटली एंटी पाकिस्तान, और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए वो सारा ये टीटीपी को हार्बर करना और एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स चलाना, सारा सब कुछ करना। तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन उनको लीड कर रहा है? देखिए अब तो उसमें कोई एंटी या प्रो पाकिस्तान का चक्कर तो है नहीं। सही है। बेसिकली ब्रॉडली हम जब कहते हैं तो इनकी बेसिकली ताकत के 2 सोर्सेज हैं। एक था खोस्त जहाँ से अकानी नेटवर्क ऑपरेट करता था, जो आजकल के जो करंट उनके इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन अकानी और खलीफा, और एक तरफ कंधार की लीडरशिप थी जो मुल्ला हिबतुल्लाह या और जो लोग हैं। तो शुरू से ही 2 पावरफुल फैक्शन रहे विद इन द अफगान तालिबान। सही है। चूँकि जो वज़ीरिस्तान के इलाके में या जो टीटीपी या फिर बहादुर ग्रुप, इनका बड़ा ताल्लुक रहा है बेसिकली हक्कानी नेटवर्क के साथ। अच्छा, इन्होंने साथ ऑपरेट भी किया है, और हक्कानी नेटवर्क अपने आप को हक्कानी नेटवर्क भी इसलिए कहते हैं कि इनके जो वालिद साहब थे, इनके जो बहुत सारे मिलिटेंट्स थे, उन्होंने पढ़ा भी है दारुल मकानिया से, तो वहाँ ग्रेजुएट अकोड़ा खटक से। सही। तो लाजिम बात ये है कि ये मतलब जैसे लोग कहते हैं कि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो ये अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस नाम से, क्योंकि दारुल मकानिया से ही जब रशियंस आए थे तो उस वक्त यहाँ के जो उनके वालिद साहब थे जलाल हक्कानी, तो यहीं से निकले। तो उन्होंने अपने आप को जैसे लोग एसोसिएट करते हैं अपने मादर इल्मी से, ठीक है ना। दूसरा फैक्शन है कंधार का। तो स्कूल ऑफ थॉट्स का बड़ा डिफरेंस है, चूँकि ये बहुत अर्बन है, इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है अलकायदा से, मुख्तलिफ अरबियों से, सेंट्रल एशियन मिलिटेंट से, शार्प है, सही है ना, टीटीपी से, अकाई नेटवर्क का, सही है। और उस तरफ फिर जो है वो टिपिकल दिही मुफ्ती या उलमा कराम ग्रुप है वो, सही है ना। हिबतुल्लाह हो गया या जो उनकी चीफ जस्टिस शक्ल भी आज तक किसी ने नहीं देखी हिबतुल्लाह की। हाँ, तो ये बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स का बड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये यूनाइटेड है इस एजेंडे पे कि अगर हम में तकफीर आएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे। इनमें थोड़ी सी भी अगर स्प्लिट आया तो जो इनकी आपस की जो सिविल वार होगी बहुत ख़तरनाक होगी। अच्छा, और वो उनको पता है कि अगर जिस दिन हम तकसीम हो गए तो हम गए। तो ये जो उनको ये खौफ है कि अगर में स्प्लिट आया और ख़त्म हो जाएंगे, तो ये उनको रख रही है यूनाइट। अब मसला ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मुल्ला हिबतुल्लाह है, जो अभी के जो अमीर थे तालिबान के, जिसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं उनको,
वो पले बड़े मतलब रहे हैं 20 सालों में कुछ इलाक में या इन इलाकों में रहे, बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में। अच्छा। तो चूंकि वो शेखुल हदीस है तो वो हर चीज़ को देखते हैं इल्म की उससे, तो लड़कियों को तालीम का मसला हो वो भी उसके मुखालिफ है, और कोई चीज़ें होती है वो भी उसके मुखालिफ है। तो ये बेसिकली दो स्कूल ऑफ थॉट की बड़ी लड़ाई है। कैमरा, तस्वीर और इस तरह की हाँ, अब चीजें। तो कैमरे पे सब आ रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में तो म्यूजिक बड़ा वगैरह। सख्ती होती थी। तो आप जब अफगानिस्तान गए थे तो क्या आपको कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि इंसान सिर्फ दूर से देखता है, करीब जाके डिफरेंट रियलिटी चेक मिलता है उसको, तो अफगानिस्तान जाके आपके लिए खुद कौन सी चीज़ें शॉकिंग थी वाइल इंटरेक्टिंग विद तालिबान? देखिए, मैं तो पहले भी काफ़ी जाता रहा हूँ, लेकिन अफगानिस्तान में जब तालिबान आया उसके बाद मैं 2 बार गया। ठीक है। मेरे ख्याल में जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट था पहले भी काफ़ी था, लेकिन अब बहुत बढ़ गया है। और इस सेंटिमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार है अफ़गान तालिबान का, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये अफ़गान सेंटिमेंट होगा तो हमें लोकल अफ़गान कम्युनिटी की सपोर्ट मिलेगी। तो दे आर सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटिंग दिस एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट। और वरना अदरवाइज वो कोई इलेक्शन जीत के नहीं आए, वो तो काबिज हुए हैं एक उस पे। किस्म से। लेकिन वो इन चीज़ को इस्तेमाल करके जो सिंपैथी होती है, ये जंगें उनको बड़े फेवर कर रही है, जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक्स है यस। उसको उनको बड़ा फ़ायदे में कर रहे हैं। अब लोग मुजाहरे ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, ताकि वो लोग की सपोर्ट मिले, ख़ासतौर जो इस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके। तो ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा पिल गया, बावजूद कि ये 20 साल यहाँ रहे, यहाँ के तालीमी इदारों में मदारिस में सबक पढ़ा है इन्होंने, बड़े ताल्लुकात हैं इनके। ये चीज़ मैंने एक नोट की। दूसरी बात ये कि एक गवर्नेंस के हवाले से देखा जाए तो चूँकि तालिबान है और एक खौफ है, तो हर चीज़ इम्पोज कर रहे हैं ज़बरदस्ती, टैक्सेशन इम्पोज कराइए ज़बरदस्ती। अच्छा, सही है। अच्छा। चूँकि जवाबदेही किसी को है नहीं, ना कोई पार्लियामेंट है, जो करे। बस जिसकी लाठी उसकी बैंस। अच्छा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था दाइश के हवाले से कि उनमें ज़्यादातर जो वो रिक्रूटमेंट करते हैं दे डू इट थ्रू इंटरनेट, और जेनजी जो है वो ज़्यादा टारगेट करते हैं। आपने इसके ऊपर कुछ काम किया या आपके क्या वो है इस हवाले से? देखिए, हमारे रीजन में जो दाइश है वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। अच्छा, हम जब अपने रीजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं दाइश खुरासान, ठीक है। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो उसका तंजीम है हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है। तो ये 2015 में बनी, हम्म। और बेसिकली बनी भी जो पाकिस्तान में जो टीटीपी का स्प्लिट आया था 2014 में, तो उससे कुछ कमांडर चले गए थे, उन्होंने दाइश खुरासान की बुनियाद रखी। बाद में काफ़ी अफगान भी शामिल हो गए। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। कुछ लोग जो एंटी शिया तंजीमें थी पाकिस्तान में, जैसे लश्कर जंगवी, उनके ग्रुप शामिल हुए हैं। अच्छा। सही है। इस तरह कुछ अफगानिस्तान में जो पुरानी गवर्नमेंट के लोग थे, तालिबान के आने के बाद वो शामिल हुए। अच्छा। तो ये बड़ा मिक्सचर है, बड़ा कुछ सलफ़ी कम्युनिटी के जो लोग हैं, क्योंकि ये सलफ़ी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है, उनके काफ़ी लोग हैं। तो नौजवान भी काफ़ी शामिल है, और ग्लोबली जो है दाइश बहुत एक्टिव होती है, सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट करती है जेनजीज को। अगर आप देखें अफ्रीका में, यूरोप में, तो इन मुल्कों में, तो चूँकि बहुत अंडरग्राउंड तंजीम है, हमें इतनी मालूमात मिलती नहीं है जितनी लोग मालूमात टीटीपी के बारे में है या और तंजीमों के बारे में। तो मोर स्ट्रिक्ट, मोर अंडरग्राउंड, मोर मतलब एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फ्रंट्स। जितने भी ये क्रिप्टो के जो होती है, क्या नाम है, ट्रांजेक्शंस या जितने भी अकाउंट्स होते हैं डार्क वेब से डार्क वेबसाइट से ऑपरेट करती है। सही। तो आपके पास कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट है कि इन्होंने किसी को रिक्रूट किया हो या वो पकड़? मैंने हैदराबाद की किसी लड़की का एक स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी थी एक बार, अगर आप बता सकें उसके बारे में। काफ़ी स्टोरी थी हमारे पास, बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे पास। एक कराची की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसके एक लड़का था साद अजीज़ की मिसाल है बहुत बड़ी। अच्छा। जो इन्वॉल्व था फिर स्माइली कम्युनिटी में जो हमला हुआ था सफूरा कोर्ट में। अच्छा। जो लड़की की आपने मिसाल दी, इसकी एक बड़ी मिसाल थी नूरीन लगारी। यस। और बाजोड़ के अंदर में काफ़ी जो हमें जो ओपन नज़र आता है, जहाँ लड़ाई होती है, हमले करते हैं, वो बाजोड़ में नज़र आता है। जहाँ इनका मेन टारगेट जो है वो है हर वो तंजीम या पार्टी जो अफगान तालिबान के नज़दीक हो, जैसे मुनव्वर फजल की जमात JYF। अच्छा। वो काफ़ी टारगेट हुई है बाजोड़ में, उनके काफ़ी लोग मारे गए। यस। बल्कि खुदकश हमले में तो उनके 60 लोग मतलब शहीद हो वो गए। सबसे बड़ा खुदकुश हमला था जो हुआ था इनके ऊपर। तो इनके जो मेन टारगेट्स है पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान और अफगान तालिबान के नज़दीक समझे जाने वाले हर एलिमेंट, हर इदारा, ठीक है, जिसमें सरफहरस्त JYF है। ठीक है। शिया कम्युनिटी,
बरेलवी कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, सिख पेशावर में काफ़ी टारगेट हुए। अच्छा, इसके साथ साथ हुकूमत, सही है। जो भी हुकूमत के इदारे हो, पुलिस, सरकारी अफसर, ये इनके मेन टारगेट रहे। तो जो पाकिस्तान में ट्रेंड्स है उसके अंदर यही आते हैं कि जो और सियासी जमातें, सियासी जमात। इनका 2018 के अंदर बहुत बड़ा खुदकश किया था इन्होंने बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रैली पे। इसके अंदर 300 लोग शहीद हुए थे। चूँकि ये बहुत एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी जमहूरियत है, तो ये सियासी जमातों को भी टारगेट करते हैं मेनली। तो ये उनके मेन जो बेसिकली टारगेट्स है पाकिस्तान में। तो ये फिर ठीक समझते किसको हैं कि ये मौलवी को भी टारगेट कर रहे हैं, फौजी को भी कर रहे हैं, हुकूमत को भी कर रहे हैं, पार्टी को भी कर रहे हैं, सियासी? ये इनका बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इनकी पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबे लंबे मैगजीन जारी करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा 92-96 पेज का एक आया था JYF पे। अच्छा, इन्होंने बड़ी तनकीद की थी अपनी सलफ़ी कम्युनिटी की तंजीमों पे। तो ये एक बहुत यूनिक तंजीम है और ये बहुत, ये सिर्फ ये नहीं, ये रीजन को डिस्कस करते हैं। ये चीन को टारगेट करते हैं अपने प्रोपेगेंडा में। रूस में इन्होंने हमला किया, ईरान में किया। रूस में हमला किया। तो इनका आप देखें तो इनके डाइवर्स लोग हैं, उज़्बक भी है, ताजिक भी है। कुछ हमलों में ये लोग आइडेंटिटी शो करते हैं कि जो मेरा सुसाइड बॉम्बर था इसकी एथनिक आइडेंटिटी कौन थी, ये बलोच था, उज़्बक था, ताजिक था। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। तो अभी जो रिसेंटली अभी कोई रिसेंटली इन्होंने कुछ किया हो, आपकी नज़र से गुजरा हो? आपने जैसे अभी बताया ये भी कि आखिरी अटैक जो हुआ था ये इस्लामाबाद में, जो अभी पिछले महीने जो इमाम बारगाह इमाम पे। बारगाह में, वो भी दाइश ने क्लेम किया था उसको। अच्छा, सही है। सो लेट्स डिस्कस, लाइक अभी आप बता रहे थे ये जो अफ़गानिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे कुछ चाइनीज़ लोगों को टारगेट किया था। मेरे ख्याल से उसमें देवर उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्होंने क्लेम की थी, या किसने क्लेम की थी? यार वो अभी तक उसका क्लेम हुई नहीं है, लेकिन चाइनीज़ पे तो इन्होंने एक काबुल में एक होटल था उस पर ठीक। हमला हुआ था, वो क्लेम किया था उन्होंने। तो अच्छा। चाइनीज़ पे हमले करते रहते हैं। वो जो बता रहे हैं, वो जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ऊपर वो जो माइनिंग कर रहे हैं, वो उसके अभी तक क्लियर हो नहीं रहा है कि आया अफगान तालिबान उसमें इन्वॉल्व है, कौन सही। इन्वॉल्व है उसमें। सही है। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि अभी इस टाइम पे ये जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं और दे आर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सर्टेन कंट्रीज सच एज चाइना और रशिया, और या फिर जो यार फिलहाल मसला ये है कि अफगानिस्तान में तो सारे बेस्ड है। अच्छा, जो बड़ा मसला है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। सही। ये मसला भी पाकिस्तान बार बार उठाता है कि आपके पास हर किस्म का मिलिटेंट मौजूद है, लेकिन वो हमले वहाँ नहीं कर रहा है, ना उज़्बेकिस्तान में कर रहा है। मैं ETAM या IMU की बात कर रहा हूँ, अच्छा, दाइश के अलावा। सही। तो ये बड़ा कंप्लेन है पाकिस्तान का कि आप जब कंट्रोल करते हो तो आपने उनको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो कि पाकिस्तान का TTP कंट्रोल हो, तो इसलिए हमले हो रहे हैं हम पे। जो हमले मोस्टली और जिसका हवाला दे रहे हैं सेंट्रल एशिया में, वो बेसिकली दाइश की तरफ से मोस्टली हो रहे हैं। सही जैसे है। मैंने बताया कि उनका बड़ा एक ट्रांसनेशनल उनका थ्रेट है। वो अपने आप को समझते हैं कि अफ़गान तालिबान का हुकूमत या स्टेट बन जाने के बाद और अलकायदा का कमज़ोर हो जाने के बाद हम बेसिकली लास्ट रिमेनिंग जिहादी ग्रुप है जो खिलाफत क्लेम करते हैं। रीजन की। तो वो उसको बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको, और बड़ा तंकीद करती है अफ़गान तालिबान पे, वो तंकीद करती है अलकायदा की लीडरशिप पे, वो तंकीद करती है पाकिस्तान की हुकूमत पे। तो ये वो बड़ा थ्रेट है। अच्छा, BLA या BLF का कोई लिंक है इस तरह की मजहबी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ? क्लेम किया जाता है कुछ हलकों से कि है, बट बजाते खुद मुझे नहीं लगता कि होगा। आपको क्या लगता है? यार दाइश से तो नहीं है उसका, क्योंकि लेकिन आप जब देखते हैं कि रीजन में कन्फ्लिक्ट है तो एक पॉलिसी होती है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। सही। तो BLA और BLF पहले उनकी पनाह थी ईरान में, अभी अफ़गानिस्तान में। तो ये कोई इसमें कोई वो नहीं हो सकती, चूँकि पब्लिकली मालूम नहीं है, लेकिन ऑपरेशन अलायंस हो सकता है दोनों के मापिन। चूँकि एक ही जगह से ऑपरेट हो रहे हैं तो शायद अलायंस की कुछ भी फॉर्म हो सकती है। वो मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक हो सकती है, हाइड आउट्स के हवाले से हो सकती है जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी पाकिस्तान की तरफ से ना बार बार एक मौक़िफ़ आता है कि BLA को फ़ंड मिल रहा है इंडिया से, या जो RNA है वो इनको बूस्ट कर रहा है रीजन के अंदर और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई है कोई, या फिर जो ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान की उसको छुपाने के लिए ये वो डाला जाता है इंडिया के ऊपर? देखिए, दो चीज़ें हैं। ग्रीवेंसेस भी बड़े जेन्युइन है और उसको बड़ा एक्सप्लॉइट भी करती है BLA या BLF। ठीक है।
लेकिन अब ये देखिए कि जो BLA टूटी भी थी, BLA के 2 फैक्शन हैं। सही। एक फैक्शन की सरबराही बशीर ज़ैब कर रहा है और एक फैक्शन अपने आप को एसोसिएट करते हैं खैर बियार मरी से। 2017 में इनका स्प्लिट इस बात पे आया था कि इनका जो उस वक्त का कमांडर था असलम अच्छू, वो गया था इंडिया इलाज करने के लिए। अच्छा। तो उस पे के ऊपर ये बातचीत हुई कि आप कैसे गए सुप्रीम काउंसिल से पूछे बगैर। अच्छा। तो ये बड़ा एक मेन वजह बनी कि मतलब आप यू कैन सी द लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड BLA। अभी भी जब ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी पिछले साल मई में, तो BLA का बाकायदा बयान आया और उन्होंने इंडिया से कहा कि हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं वेस्टर्न बॉर्डर से अटैक करके। तो ऑपरेशनल कोई अलायंस मतलब कोई ग्राउंड पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो आप स्टेटमेंट देखें तो Yes. बता रहा है कि दे आर वेरी क्लोज। और ये जो असलम अच्छू की मैं बात कर रहा हूँ, जो BLA का चीफ था, जो 2 हिस्सों में तकसीम हुई, तो एक सेक्शन को असलम अच्छू हेड करा था, जिसकी फिर दिसंबर 2018 में कंधार में खुदकश हमले में हलाकत हुई। तो उसके बाद फिर बशीर ज़ैब ने इस ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। एंड हाउ अबाउट द BLF? व्हाट इज दैट? बस अब तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप BLA है। BLF बेसिकली अल्लाह नज़र का ग्रुप है, जो एक दोनों फॉर्मर स्टूडेंट लीडर थे। अच्छा। BSO आज़ाद जो स्टूडेंट ग्रुप है उसके चेयरमैन रहे दोनों। अच्छा। लेकिन अब जो मजबूत ग्रुप है वो BLA बशीर ज़ैब वाला है। अच्छा, ये बताएं कि क्यों चूँकि इसके क्लोज ईरान भी है बलूचिस्तान के, और अभी जैसा भी न्यूज़ आई थी कि अमेरिका जो है वो जो कुर्द जंगजू हैं या जो कुर्द फ़ौज है उनको असलहा देगा, असलहे से लेस करके ज़मीनी कार्रवाई करेगा ईरान पे। तो आपको लगता है कि कहीं पे इस सेम पैटर्न इस्तेमाल हो सकते हैं बलोचों के हवाले से या BLA के हवाले से? देखिए ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आजकल जो बड़ी बातचीत इस पे हो रही है। पाकिस्तान का और ईरान का 900 किलोमीटर बॉर्डर है अच्छा। और ये बहुत बड़ा पूरस बॉर्डर है, रेगिस्तानी इलाका है, दोनों तरफ बलूच कम्युनिटी रहती है। और अभी भी ये इलाका जो है BLA, BLF, जैशुल अदल, जंदुल्ला तंजीमें, ईरानी सुन्नी तंजीमें, वो स्मगलर्स, नारकोटिक्स वाले, ह्यूमन ट्रैफिकर सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बॉर्डर बेसिकली काफ़ी अरसे से कंट्रोल कर रहा था IRGC, जो ईरान की एक सुप्रीम मिलिट्री तंजीम है, पासदाराना इंकलाब है उसको कहते हैं। अब इस कन्फ्लिक्ट में IRGC टारगेट है इजराइल और अमेरिका का, और अगर ये बॉर्डर खुल जाता है तो एक बहुत बड़ा स्पिल हो आएगा हमारी तरफ। उसका नुकसान ये होगा कि बहुत बड़ा टर्मोइल होगा, हर किस्म की तंजीम, हर किस्म का क्रिमिनल एक्टिव हो जाएगा, चाहे BLA हो, चाहे BLF हो, जैशुल अदल हो। तो कोई बड़ा हम स्पिल ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। और अब ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि जैसे कुर्दों की एक पॉलिसी है, बातचीत चल रही है, इस तरह बलोचों की भी ईरानी बलूचिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चल रही है जिसको जैशुल अदल या इस तरह तंजीमें लीड करती है। अच्छा। क्योंकि वो सुन्नी बलोच हैं और उनकी डिमांड होती है शिया पर्शियन स्टेट से। अच्छा। अब देखते हैं कि क्या होता है, आया क्या पॉलिसी होती है। कुर्दों की तरह भी इनको एंगेज करते हैं कोई अमेरिका या इजराइली, लेकिन हम पे स्पिल ओवर आएगा, आ रहा है। अगर बॉर्डर खुल गया, बॉर्डर अभी मतलब बॉर्डर आप कई बार मुश्किल हो जाता है इस बॉर्डर कंट्रोल करना। 900 किलोमीटर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। रेगिस्तान है, हवा आती है, आंधी आती है, तो बॉर्डर गायब हो जाता है। तो बहुत बड़ा पूरस बॉर्डर है ये। अभी भी कुछ दिन पहले ये हुआ था कि जितने भी ज़िले हैं उनके इंतजामिया लोगों से कहा भी कि आप बॉर्डर पे ना जाए, क्योंकि वहाँ जो इकॉनमी है वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। लोग वहाँ से फ्यूल लाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, उससे ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बॉर्डर पे ना जाए, किश्तियों में भी ईरानी इलाके में ना जाए। अब परसों का वाक़या है कि एक साहब किश्ती में ईरान से ला रहे थे पेट्रोल और वो ऊपर से कुछ गिरा है, वो जाँ बाक हो गए, गवादर के थे। हम जो स्मगलिंग से जो तेल आता है यहाँ पे, आपको नहीं लगता अगर हम ये इसको थोड़ा सा ओपनली आने दें तो हो सकता है जो हमारा जो करंट रिजर्व्स हैं ऑयल के, इस पे असर पड़ेगा इससे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रेड एक और चीज़ होती है। अच्छा। हाँ, वो भी हमने अलाउ जो किया है वो सिर्फ जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक अलाउ किया हमने। अच्छा। मकरान रीजन के और अवरान के, क्योंकि वो दूर पड़ते हैं कोयटा से और कराची से। अच्छा। तुर्बत या पंजगूर से या इन रीजन से कुछ कराची पड़ता है 700 किलोमीटर, कोयटा पड़ता है 900 किलोमीटर। सही है। तो उनके लिए एक आसानी के लिए उन्होंने ये पॉलिसी रखी हुई है। अच्छा, तो वैसे तो आपने कभी विटनेस किया है कि ईरानी पेट्रोल कराची में बिक रहा नहीं, हो? तो बिक रहा होता है तो आके पूरा पाकिस्तान में बिक रहा होता है, मिक्स करके बेचते हैं लोग। मिक्स करके बेचते हैं, थोड़ा सा ओरिजिनल वाला मिला के, थोड़ा सा वो वाला मिला के। तो
व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ईरान इन करंट वॉरफेयर? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो इस वजह से हम महफूज हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने एक इंश्योरेंस ले लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने कौम एकजुटता हुई है इस जंग के बाद, आफ्टर दी इजरायली जो उन्होंने अटैक्स वगैरह शुरू किए, वो लोग जो खिलाफ भी थे इस रजीम के, जो वो लगते थे, जो हम देखते थे लेफ़्ट वाले कि यार औरतों पे हिजाब इम्पोज कर दिया, ये कर दिया, वो वाले भी, और जो प्रो थे वो तो ऑलरेडी प्रो थे। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे लोग यूनाइट हुए इस अटैक के बाद ईरान में? यार कुछ दिन पहले थिंक फेस्ट में वुड नसर साहब आए थे, बहुत बड़े स्कॉलर है, ईरानियन अमेरिकन है और बहुत बड़े ईरान के एक्सपर्ट समझ जाते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान और ईरान के बारे में कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, लेकिन पाकिस्तानी को कुछ पता नहीं है ईरान की सोसाइटी के बारे में, ईरान के माशरे के बारे में। ईरान में दो किस्म के लोग हैं, एक जो रजीम है या जो हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत, उसके हामी है, और एक वो है जो थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी इस सेंस में चाहते हैं कि वो कोई एंटी हुकूमत नहीं है, वो कहते हैं कि हम भी यार दुनिया भर में घूमें, एक बड़ी मिडिल क्लास है, नौजवान है, ख़वातीन है, सरकार में तो ख़वातीन कम है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर ख़वातीन बहुत ज़्यादा है। वो भी चाहती है कि हमारे पास भी हमारा पासपोर्ट पे वीज़े लगे, यूके जाएँ, यूएस जाए, यूरोप जाए। तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो भी देखते हैं कि, तो वो जो तहरीक चल रही थी राइट्स की, अब जो बम्बार्टमेंट हो रही है, अब वो देख नहीं रहे कि कौन है, वो सबको मार रहा है, सबको मार रहा सही है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि ये कन्फ्लिक्ट कहाँ जाता है, कितना लंबा होता है, रिजीम चेंज कैसे होगा, ये नीचे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, है। और लग रहा है सर कि कन्फ्लिक्ट बहुत लंबा होगा और उसके बड़े असर पड़ रहे हैं कि ये हमला कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ पे। 11 अब तक जो लेबर मारी गई है, 2 पाकिस्तानी थे उसमें, और ऑयल का भी ऑलरेडी क्राइसिस पैदा हो गया दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर भी हो गया, सही है ना? तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इवेंट है ये, और इससे बड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दुनिया। कैसे लगता है, कैसे ट्रांसफॉर्म होगी दुनिया? जैसे जैसे कोविड था, ये कोविड से बड़ा खतरनाक अमल है, सही है। एक बड़ा क्राइसिस पैदा होगा, और लेट्स सी क्या होता है। इट्स वेरी अर्ली टू से किस टाइप की चीज़ हो सकती है, लेकिन एक क्राइसिस तो बिल्ड हो रहा है पूरी दुनिया भर में। आपको क्या लगता है कि इस जंग में ईरान ने क्या ऐसी चीज़ें की जिससे उसको बहुत फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा है, फ़ायदा तो उनकी लीडरशिप सारी मारी गई, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा मायदा कोई नहीं होता। नुकसान तो होता है हर जंग में, लेकिन बात यह कि इसके इम्पेक्ट क्या पड़ेगा आने वाले अरसे में ईरान पे, और हम पे क्या पड़ेगा पाकिस्तान पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सही है। तो आपको लगता है कि ये हॉर्मुज़ को बंद करना, और ये व्हाई वुड दे अटैक यूएई, लाइक, और व्हाई वुड दे अटैक बहरीन और सऊदी अरेबिया? देखिए अमेरिका तो बहुत दूर है, सही है। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम उनकी यूएस की बेसिस को कर रहे हैं, तो उनकी बेसिस तो बहरीन में भी है, यूएस में भी है, कुवैत में भी है, हर जगह है। सऊदी अरब के अंदर भी उन्होंने यूएस एम्बेसी टारगेट की है, सही है ना? तो ये तो अब जंग का आलम है, तो ये कह रहे कि मतलब इसके अंदर कुछ कहना बहुत अर्ली है। आपने सहावी वाला जवाब दे दिया हाँ, मुझे। नहीं मैं कुछ कह नहीं सकते, बड़ा अनक्लियर चीज़ें हैं। सही है। थैंक यू जिया भाई। इज देयर एनीथिंग दैट यू थिंक दैट आई शुड आस्क यू? नहीं, बस काफ़ी चीज़ें कवर हो गई है। अगली बार कब एक्सपेक्ट करें आपको दोबारा? बस अगले साल। अगले साल? दिसंबर भी नहीं चल रहा। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस, एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, और स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।